Hello, my dear students. My name is GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की श्रृंखला में जो हम क्लासेस आपको दे रहे हैं, इस क्लास के पहले आप लोगों को 7 क्लासेस जा चुकी होंगी। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 है, 8वीं क्लास है ये सोम की। आज सोम की 8वीं क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आइए ज़रा इसके बारे में बातचीत करते हैं। आज की क्लास से पहले हम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विस्तार से पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरी 7 क्लासेस पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हमने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो आज की क्लास हमारी इसके आगे चलेगी। आज की क्लास जो बच्चा पढ़ने बैठ रहा है वो ये कंफर्म करे, वो श्योर करे कि आपने क्लास 1 से लेकर के क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 7 तक आपने बढ़िया से पढ़ा है। अगर आपने इसको बढ़िया से पढ़ा है तभी आज की क्लास समझ में आएगी। अगर आपने इसको ठीक से नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी या तो कम आएगी। तो प्लीज़ एक बार 1 to 7 क्लासेस पढ़िए, उसके बाद ये 8वीं क्लास पढ़ेंगे, तब आपको मज़ा आएगा। बेसिकली आज की क्लास में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इनको पढ़ने का तरीका हमारा थोड़ा बदला बदला सा होगा। बदला बदला सा क्यों होगा, जैसे आप पहले भी पढ़ते आए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डक्टिलिटी क्या होती है, आपने पहले भी डक्टिलिटी पढ़ा होगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ब्रिटलनेस क्या होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टफनेस क्या होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि रेजिलियंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी। लेकिन आज की क्लास कुछ मायनों में विशेष है। विशेष इसलिए है कि अब हम जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे, चाहे वो डक्टिलिटी हो, चाहे वो ब्रिटलनेस हो, चाहे वो टफनेस हो, चाहे वो रेजिलियंस हो, तो हम हर चीज़ को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से जोड़ के पढ़ेंगे। हम इसको कनेक्ट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, और अधिकतम चीज़ों को हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से ही एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आपने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि ऐसा करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपने अभी तक जिन चीज़ों को जैसे पढ़ा है, अगर आप वैसा ही नॉलेज लेके जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, उसको निकाल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से जोड़ करके अगर पढ़ लिया, अगर आप ये सीख गए कि डक्टिलिटी को, ब्रिटलनेस को, टफनेस को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से कैसे डिफाइन करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे क्वेश्चंस का हल निकाल ले जाएंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या आज विशेष है आपकी क्लास में। अगर हम क्लास की शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं। किस पे बात करने जा रहे हैं बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। दैट कैन बी डिटरमाइंड, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन वो कहाँ से डिटरमाइन मतलब निकालना, प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। बहुत ध्यान दीजिएगा आप, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को रटेंगे नहीं, केवल हम उनकी परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उन्हें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैं शुरुआत में जो बता रहा हूं आपको, वो शायद लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो, तो आपको कनेक्ट करने के लिए है। लेकिन जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको नई प्रॉपर्टीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एंड हुक्स लॉ, यानी ये सारी चीजें जो कुछ भी डिफाइन करने जा रहे हैं, इन सारी चीजों में हम किसका इस्तेमाल करेंगे। पहली प्रॉपर्टी के तौर पे
हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, चाहे दूसरी प्रॉपर्टी चाहे तीसरी प्रॉपर्टी, इन सब प्रॉपर्टी में बच्चों हम लोग क्या करना है, हम लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को इन्वॉल्व करना है। हमको सीखना है कि इनको हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से कैसे जानेंगे। हमें वही पहचानना है कि उस डायग्राम में ये चीज कैसे दिखाई पड़ती है। इट इज आवर ऑब्जेक्टिव। ये हमारी क्लास का उद्देश्य ही यही है। पढ़े तो आप पहले भी हैं, जानते तो आप पहले से भी होंगे, लेकिन हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर उतार करके उसको सीखना है कि ये प्रॉपर्टी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे कहां दिखाई पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम आपसे बात करें कि हमें अगर पहली प्रॉपर्टी के रूप में कोई कहा जाए कि भाई प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होता है, अब आपसे कोई कहे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या है, तो आप कहेंगे कि जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है उसे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। तो इसी को हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर दिखाना है। हमें सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि हमें इसी को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर दिखाना है। जैसे देखो ये हमने दिखाया, तो आपको पता होगा इसके आगे एक लिमिट आती है, तो यहां से यहां तक होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। हमने शायद इसको डायग्राम में O से A दिखाया था। आगे आप चढ़ेंगे तो आपको B मिलेगा, फिर C मिलेगा, फिर D मिलेगा। तो A क्या है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद क्या था? इलास्टिक लिमिट। तो जहां तक, जिस लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है उसे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। और ये नियम किसने बताया हमें? ये नियम हमें बताया हुक साहब ने। सारी बातें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में। आप 1 to 6 लेक्चर देखेंगे तो ये लेक्चर आपको और आसान लगेगा, इसलिए मैं यहां विस्तार नहीं कर रहा हूं। इसके पहले से मैं विस्तार से बता चुका हूं। तो अगर क्या लिखा है यहां पे कि द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। आपको पहले से भी याद होगा, मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं। यहाँ O होता है, यहाँ A होता है, ठीक है ना। इसके बाद डायग्राम स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, इसके बाद डायग्राम जो है वो इस तरह से कर्व की तरफ होना शुरू करता है। फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू पॉइंट A। मैंने पॉइंट A इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको पॉइंट A के रेफरेंस में ही पढ़ाया है। कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इसी लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ भी इसी बात को प्रतिपादित करता है, इसी बात को बोलता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर E इंटू ये। इसका हमने यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज का नाम बताया था, लास्ट टर्न पे आपने पढ़ा होगा क्लास नंबर 6 में या 5 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे आगे कहा जा रहा है कि E क्या है? E एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। E एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ये सब बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, इसलिए हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है तो हमें आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे। E क्या है? E के बारे में बताया हमने कि E मटेरियल की प्रॉपर्टी है। E मटेरियल प्रॉपर्टी है क्योंकि अलग अलग मटेरियल का E अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे स्टील का E अलग होगा, माइल्ड स्टील का, रबर का E अलग होगा। तो E क्या है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हुक्स लॉ डज नॉट अप्लाई ओवर द इंटायर रीजन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूं इस चीज को। बहुत सारे टीचर लोग गलत पढ़ाते हैं इस चीज को, आपको बता देते हैं कि हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड करता है। एकदम गलत सेंटेंस है, याद रखिएगा। हुक्स लॉ केवल और केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड करता है, केवल और केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड करता है, उसके आगे नहीं जाता है। हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही डिफाइन है, उसके बाद नहीं डिफाइन है। कुछ किताबें गलत लिखती हैं, कुछ टीचर गलत पढ़ाते हैं। कुछ टीचर क्या पढ़ाएंगे आपको, कुछ किताबें गलत क्या लिखी जाएंगी, वो कहेंगे कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ अच्छे से वैलिड करता है और इलास्टिक लिमिट तक भी थोड़ा थोड़ा वैलिड करता है। इस तरह से साइंस, इस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं चलती है। जो यहाँ होता है वो क्लियर कट होता है। अगर हमने आपको सिखाया कि हुक्स लॉ, अगर आप यहाँ से अगर देखते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। दिस इज योर इलास्टिक लिमिट, दिस इज योर इलास्टिक लिमिट एंड दिस इज योर पॉइंट B। पॉइंट B को क्या मान लीजिए, ये सॉरी, दिस इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट, दिस इज योर प्रोपोर्शनल लिमिट एंड दिस इज योर इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट है और ये इलास्टिक लिमिट है,
ठीक है ना। अब कुछ टीचर लोग क्या बताते हैं कि ए पॉइंट तक हुक्स लॉ वैलिड करता है और बी पॉइंट तक भी वैलिड करता है, ऐसा बोल देते हैं। और उनसे पूछो कि सर दोनों में अंतर क्या है, तो बोलते हैं देखो यहां तक बेटा बहुत अच्छे से वैलिड करता है, यहां तक अच्छे से नहीं करता है लेकिन वैलिड करता रहता है। ये अच्छे से वैलिड करना, अच्छे से ना वैलिड करना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट किसी किताब में नहीं दिया है। ये सब फर्जी बातें हैं, इन पर विश्वास मत करिएगा। आपसे कोई पूछे हुक्स लॉ कहां तक वैलिड करता है, आप बताओगे हुक्स लॉ केवल और केवल कहां तक वैलिड करता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड करता है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के आगे हुक्स लॉ वैलिड नहीं करता है। ठीक है ना। पिछली वाली क्लास में हमने आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी बताए थे। विद इन इलास्टिक लिमिट ऑन अप टू का मतलब समझते हैं, अप टू का मतलब कहां तक, तो जहां अप टू लिखा है, अप टू मतलब यहां प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं जरा। उसके बारे में कहा गया है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ई क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ई का महत्व क्या है, ई को कैसे पहचानेंगे। तो आपको मैं बताया हूं कि ई किसको डिनोट करता है, किसी मटेरियल की स्टिफनेस को डिनोट करता है। ई किसको डिनोट करता है बच्चों, किसी मटेरियल की स्टिफनेस को। कौन सा मटेरियल कितना स्टिफ है ये कौन बताएगा, ई बताएगा। प्रीवियस क्लासेस में मैं इस बात को बता चुका हूं। देखिए आप यहां पर अगर हम लोग स्टील का ई ले लें तो 200 गीगा पास्कल है, रबर का ई ले लें तो 0.7 गीगा पास्कल है। तो निश्चित रूप से जो स्टील होगा वो रबर की तुलना में ज़्यादा स्टिफ होगा, रिजिड होगा। ठीक है ना। तो ई किसको डिनोट करता है, स्टिफनेस को डिनोट करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ई। ई यानी यंग्स मॉडुलस, ई का नाम जानते ही है ना, ई का नाम क्या है, यंग्स मॉडुलस है, या ई का नाम और क्या हो सकता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ई क्या डिनोट करता है, ये फिजिकली क्या प्रदर्शित करता है। तो आप बताएंगे कि फिजिकली क्या प्रदर्शित करता है साहब, ये स्टिफनेस को डिनोट करता है। कौन सा मटेरियल कितना स्टिफ है ये हमारी ई की वैल्यू बताएगी। जिस मटेरियल के ई की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टिफ, जिस मटेरियल के ई की वैल्यू कम है वो कम स्टिफ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से हम आगे बढ़ते हैं तो इलास्टिक लिमिट आता है। हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं बनाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास नंबर 1 to 6 करके ही आप यहाँ आएंगे तो आपको मजा आएगा। इलास्टिक लिमिट क्या होता है बताइए। अ मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक if after being loaded returns back to its original shape when the load is removed। यानी कि आपने लोड लगाया और लोड जब हटाया तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, तो उस मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। और जिस लिमिट तक ऐसा संभव है उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट कहाँ मिलता है, तो आपको याद होगा कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद क्या मिलता है, इलास्टिक लिमिट मिलता है। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने देखा होगा तो इतनी बातें आपको पता होंगी कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट हमें प्राप्त होता है। The elastic limit, as its name suggests, it is the stress beyond which the material is no longer elastic। मतलब इलास्टिक लिमिट को अगर कोई क्रॉस कर गया मटेरियल तब वो इलास्टिक नहीं रहेगा। इससे मतलब है कि तब अगर आप मटेरियल को अनलोड कर देंगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन प्राप्त नहीं करेगा। द इलास्टिक लिमिट इज लार्जर देन द प्रोपोर्शनल लिमिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलास्टिक लिमिट इज लार्जर देन द प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे क्या मिलेगा आपको, इलास्टिक लिमिट मिलेगा। हाउ एवर, देखिए कुछ बातें लिखी गई, ध्यान से पढ़िएगा। हाउ एवर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द इलास्टिक लिमिट एक्यूरेटली इट इज अज्यूम टू कोइंसाइड विद द प्रोपोर्शनल लिमिट। देखिए इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट, दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, लेकिन दोनों बहुत क्लोज पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ बुक्स में क्या किया जाता है कि हम ये मान लेते हैं कि दोनों को अलग अलग डिफाइन करना, अलग अलग प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो उस कंडीशन में हम इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट को एक ही मान लेते हैं, कोइंसाइड करते हुए मान लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलग अलग हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी दूरी है तो हम तो डिफाइन इनको दूरी के हिसाब से ही करेंगे, बाद में हम ये मान लेंगे कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इलास्टिक लिमिट है।
इलास्टिक लिमिट के बाद देखिए अगला पॉइंट जो आता है यील्ड पॉइंट। ये सारे पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमने आपको पढ़ाए हैं, मैं आपको रिकनेक्ट कर रहा हूं अपनी क्लास से, ठीक है। द पॉइंट वेयर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बिकम्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल कॉल्ड यील्ड पॉइंट। आपको याद होगा यील्ड पॉइंट, आपको याद होगा। पहले देखो ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ठीक है ना। तो यील्ड पॉइंट के बाद देखिए क्या होता है, डायग्राम जो आपका होता है देखिए वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यहाँ पे आपका पॉइंट ए रहा होगा, यहाँ बी ए रहा होगा, यहाँ पे बी रहा होगा, यहाँ सी रहा होगा, यहाँ डी रहा होगा। ए आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी आपका इलास्टिक लिमिट है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। हमने बताया है आपको कि लोअर यील्ड पॉइंट को ही हम लोग, यील्ड पॉइंट दो मिलते हैं ना, एक का नाम है अपर यील्ड पॉइंट, एक का क्या नाम है अपर यील्ड पॉइंट, और दूसरे का नाम क्या है लोअर यील्ड पॉइंट। और जो लोअर यील्ड पॉइंट है इसी को लेकर के ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यही सस्टेन करता है, यही प्राप्त होता है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए ही मिलता है, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट के बारे में बताया गया कि जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इट इज नोन एज यील्ड पॉइंट, कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट, एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। और यील्ड स्ट्रेंथ भी कई बार उसको हम बोल देते हैं। द फिनोमिना ऑफ यील्डिंग इज यूनिक टू स्ट्रक्चरल स्टील, माइल्ड स्टील। अब देखिए जो यील्डिंग हो रहा है ना, जो यील्डिंग हो रहा है, अच्छा मैंने कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चों को मैंने देखा वो पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, कोई बुक फॉलो किया है, किसी टीचर से पढ़े हैं, वो यील्डिंग को या स्ट्रेन हार्डनिंग को किसी चीज़ को किसी प्रॉपर्टी से जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम फोर्सेस को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ मटेरियल साइंस का भी आपको ध्यान रखना है। तो मटेरियल साइंस की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे यहां देखिए बताया गया है कि फिनोमिना ऑफ यील्डिंग, द फिनोमिना ऑफ यील्डिंग मतलब यील्डिंग की जो परिघटना है इज यूनिक, ये यूनिक है, ये यूनिक है, जो यील्डिंग की परिघटना है ये यूनिक है टू स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील या माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को ही स्ट्रक्चरल स्टील कहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन ब्रिज एटमॉस्फेयर, दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन ब्रिज एटमॉस्फेयर। क्यों अलग है, क्योंकि कार्बन ब्रिज एटमॉस्फेयर इसमें मिलता है। कार्बन ब्रिज एटमॉस्फेयर का मतलब है व्हेनेवर द कार्बन इज इन इंटरस्टिशियस स्पेसेस दिस फिनोमिना अकर। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो कार्बन होता है ना, यहां पर माइल्ड स्टील में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो बीच में पाया जाता है, यहां पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, इसलिए थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अलग है। जानते हैं क्या अलग है? अलग ये है कि माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो माइल्ड स्टील इस कारण से, माइल्ड स्टील इस कारण से क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन बीच में पाया जाता है, इसी कारण से माइल्ड स्टील में क्लियर यील्ड पॉइंट आपको मिलता है। क्या मिलता है आपको? क्लियर यील्ड पॉइंट मिलता है। हर एक मटेरियल में क्लियर यील्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। माइल्ड स्टील में इंटरस्टिशियस स्पेसेस में कार्बन पाया जाता है, कार्बन बीच में पाया जाता है, इसलिए माइल्ड स्टील में क्लियर डिफाइंड यील्ड पॉइंट मिलता है। देखिए हमने कहा ना, देखिए पॉइंट डी लोअर यील्ड पॉइंट है, डिफाइन कर दिया हमने। जरूरी नहीं कि हर मटेरियल में डिफाइन मिले, ठीक है ना। तो यहां माइल्ड स्टील में ऐसा मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइल्ड स्टील में ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि वो स्ट्रक्चरल स्टील, माइल्ड स्टील एक यूनिक टाइप ऑफ मटेरियल है जहां कार्बन बीच में इंटरस्टिशियस स्पेसेस में पाया जाता है, इसलिए वहां पर इस प्रकार से हमें यील्ड पॉइंट मिल जाता है। इसको एक नाम और देते हैं, इसको देखिए नाम जो देते हैं, मैंने सारे वर्ड्स में कवर कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक नाम देखिए इसमें देते हैं, क्या नाम देते हैं? देखिए लिखा हुआ है कार्बन ब्रिज एटमॉस्फेयर। कार्बन ब्रिज एटमॉस्फेयर मिलता है किसमें? आपके माइल्ड स्टील में। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए फॉर मटेरियल्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट, यील्ड स्ट्रेस इज डिटरमाइंड बाय ऑफसेट मेथड। जैसे आपके डक्टाइल मटेरियल्स हैं, जैसे आपके डक्टाइल मटेरियल्स हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, जैसे आपका कॉपर है, इन सब मटेरियल में क्या होता है,
सॉरी, इन सब मटेरियल में क्लियर कट यील्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, इसमें क्लियर कट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है, क्लियर कट यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। माइल्ड स्टील में क्लियर कट मिल जाएगा। तो इनको हम कैसे करेंगे, इनको हम लोग ऑफसेट मेथड के द्वारा इनको हम यील्ड पॉइंट खोजेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऑफसेट मेथड से। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो जो ये वाली लाइन है ना बच्चों, ये वाली जो लाइन है, जो सीधी लाइन ये गई हुई है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के, देखिए जो ये वाली लाइन है, इसी के पैरेलल एक सीधी लाइन और खींचेंगे, इसी के पैरेलल, और ये जहां काटेगी, जिस पॉइंट पर ये काटेगी, उसी के हिसाब से इसको हम डिफाइन करेंगे। और इसमें स्ट्रेन को हम कितना मानते हैं, 0.2% पर, यानी यहाँ पे 0.1% है, यहाँ 0.2% है, यहाँ 0.3% है, यहाँ 0.4% है। तो हम ऑफसेट कितने पे लेते हैं, 0.2% स्ट्रेन पर। यानी हम मानेंगे कि यील्डिंग कहां होगी, जहां 0.2% स्ट्रेन मिलेगा। देखिए 0.1% मान लीजिए, ये 0.1% है, ये 0.2%, 0.3%। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया। अब देखिए यहां से बच्चों ना, हम लोग देखो यहां से, जैसे ये वाली जो लाइन है वो तो सीधी लाइन रहती है ना, याद है आपको ना, ओ से लेकर के ए तक, ओ से लेकर के एक पॉइंट तक मान लीजिए लाइन सीधी रहती है। उसके बाद तो कर्व वाला का फॉर्म लेती है ना। तो यहां से हम सीधी लाइन के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मान लीजिए सीधी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 0.2% स्ट्रेन पर इसको हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो 0.2% पर हम ऑफसेट लेते हैं, 0.2% पे हम ऑफसेट ले रहे हैं। और ये पॉइंट जहां काटता है, इस स्ट्रेस को हम लोग नाम देते हैं प्रूफ स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, प्रूफ स्ट्रेस। तो जहां पर आपका यील्ड पॉइंट, जैसे ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है, तो जहां पर आपका यील्ड पॉइंट क्लियर कट नहीं डिफाइन होता है, जहां पे आपका यील्ड पॉइंट क्लियर कट नहीं डिफाइन होता है, वहां पर आप लोग क्या करते हैं, वहां आप लोग ऑफसेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और ये 0.2% स्ट्रेन पर डिफाइन होता है, ठीक है। अच्छा भाई, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो आपके पहले से कनेक्टेड है, फिर आपको नई प्रॉपर्टीज मिलेंगी। जैसे देखिए, अल्टीमेट स्ट्रेस, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। आप जानते हैं ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर बनाया जाए, अगर मान लीजिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएं, तो जैसे मान लीजिए स्ट्रेस डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से बनता है, ये गया, ये गया, ये हुआ, फिर ये गया, और ऐसे होता है। तो देखिए मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, मैक्सिमम यहाँ मिलता है, जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा, जहां मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या नाम देंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस। फिर उसके बाद, इसके बाद जो मटेरियल है वो रैप्चर कर जाता है या फ्रैक्चर होता है। रैप्चर पॉइंट मैंने नाम दिया है या फ्रैक्चर पॉइंट नाम दिया है। इट इज द पॉइंट और स्ट्रेस एट विच द मटेरियल फ्रैक्चर, जहां से मटेरियल फ्रैक्चर कर गया, ये उसी का नाम है अल्टीमेट स्ट्रेस। दैट्स इट। तो ये वो छोटी छोटी चीजें थी जो लास्ट या लास्ट के 5-6 क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था। लेकिन चूंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इसकी जरूरत है कि आप इन मटेरियल को, इनको आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज के रूप में भी समझें। जब आप इनको मटेरियल की प्रॉपर्टी के रूप में समझ लेंगे, तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगली प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं, और अगली प्रॉपर्टी का नाम है रेजिलियंस। क्या नाम है, रेजिलियंस। अब आइए समझते हैं रेजिलियंस होता क्या है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अच्छा इस प्रॉपर्टी को भी नहीं पढ़ते, रेजिलियंस को ना पढ़ करके, या कर लेते हैं। देखिए पढ़ना सब है, चाहे पहले डक्टिलिटी पढ़ लीजिए, पहले ब्रिटलनेस पढ़ लीजिए, चाहे रेजिलियंस पढ़ लीजिए, पढ़ना आपको सब है। लेकिन इन सबको पढ़ने के लिए 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में दिक्कत है, तो चीजें उस तरह से नहीं समझ में आएंगी जिस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, रेजिलियंस से ही शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो बच्चों, सबसे पहले तो रेजिलियंस अगर समझना है तो इसका एक मूल तत्व पकड़िए, बेसिक टर्म पकड़िए, और बेसिक टर्म आपके सामने लिखा हुआ है कि रेजिलियंस क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। कैसा एबिलिटी है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। व्हाट इज रेजिलियंस? आपसे एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा व्हाट इज रेजिलियंस, तो आप इस शब्द को खोजिएगा कि रेजिलियंस की परिभाषा में ये शब्द जरूर आएगा बच्चों, एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी रेजिलियंस क्या है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। कौन सी एनर्जी, कहां तक की एनर्जी, कैसे मिलेगी, इन सब प्रश्नों का जवाब आपको दे रहा हूं मैं। लेकिन पहला जो शब्द आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रेजिलियंस। कोई पूछे व्हाट इज रेजिलियंस, तो आप बोलोगे रेजिलियंस किसी मटेरियल के अंदर, रेजिलियंस किसी मटेरियल के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। अब वो एनर्जी कौन सी है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आगे लिखा है अप टू इलास्टिक लिमिट। क्या लिखा है? अप टू इलास्टिक लिमिट। एनर्जी तो इलास्टिक लिमिट तक भी मिलेगी, प्रोपोर्शनल लिमिट तक भी मिलेगी, एनर्जी प्लास्टिक लिमिट तक भी मिलेगी, एनर्जी फ्रैक्चर लिमिट तक भी मिलेगी, लेकिन कहां तक रेजिलियंस का संबंध किससे है? इलास्टिक लिमिट से। बात समझ में आया? अब ये परिभाषा मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं। परिभाषा बड़ी सिंपल है कि कोई मटेरियल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है अप टू इलास्टिक लिमिट, उसे ही रेजिलियंस कहते हैं। बच्चों, जितनी परिभाषा ये सरल लग रही है, एग्जामिनेशन में ये उतना ही डिफिकल्ट बन जाती है। डिफिकल्ट इसलिए बन जाती है क्योंकि आपको सही से पढ़ाया नहीं गया होता है। अब मैं आपको इसका पूरा विस्तार से इसके पूरे खानदान का अध्ययन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये समझिए कि रेजिलियंस पढ़ते समय, मैंने पहले से देखिए लिख रखा है, इसीलिए पहली बात तो एक चीज क्लियर कट समझिए कि रेजिलियंस पढ़ते समय 3 शब्दों से आपका परिचय होना चाहिए। 3 शब्दों से। पहला शब्द है रेजिलियंस, दूसरा शब्द है प्रूफ रेजिलियंस, और तीसरा शब्द है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये तीनों पे ही क्वेश्चन आएगा, या तो रेजिलियंस पे आएगा, या तो प्रूफ रेजिलियंस पे आएगा, या मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पे आएगा। यानी रेजिलियंस से बने 3 शब्द आपके लिए हैं और तीनों पे ही आपका कमांड होना चाहिए, तब मामला समझ में आएगा। एक एक करके समझते हैं कि रेजिलियंस क्या है, फिर प्रूफ रेजिलियंस क्या है, फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं, मैं पानी भी पी लेता हूं, तब तक आप एक बार स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए कि रेजिलियंस समझने के लिए इन 3 शब्दों का जानना अति आवश्यक है। अगर ये तीनों शब्द आपको नहीं क्लियर हैं तो रेजिलियंस आपको क्लियर नहीं होगा। अब देखिए, सब कुछ समझेंगे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से। हर एक चीज हम लोग आज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की सहायता से समझेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाते हैं आप लोग? ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना? ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। इसमें देखिए, ये कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, और इसको मैं नाम दे रहा हूं E। और ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये है इलास्टिक लिमिट, जिसको आप लोग वहां पे शायद B बोलते थे ना, लेकिन यहां मैं इसको एक नया नाम दे दिया मैंने, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट। इसके नीचे कहीं प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, इसके आगे कहीं यील्ड पॉइंट होगा, इधर कहीं यील्ड पॉइंट होगा, इत्यादि। रेजिलियंस समझिए, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर
जितनी भी एनर्जी आप स्टोर कर लेते हैं उसे रेजिलियंस कहते हैं। वो आपसे कह रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलास्टिक लिमिट तक आप जाएं। इलास्टिक लिमिट तक नहीं कह रहा है, कह रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो इसके अंदर तो कई सारे पॉइंट मिल सकते हैं ना बच्चों। भाई इलास्टिक लिमिट तो देखो O से E तक है, O से चले E तक, यहां तक इलास्टिक लिमिट है। इसके नीचे का कोई भी पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, इसके नीचे का हम कोई भी पॉइंट ले लें। मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए। ये डायग्राम मिट गया, मैं इसको बना देता हूं फिर से। ठीक है, अब देखिए इलास्टिक लिमिट तो ये डिफाइन हो रही है ना, इलास्टिक लिमिट ये डिफाइन हो रही है। इसके नीचे का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है कि रेजिलियंस पढ़ते समय वो सीधे पहुंच जाते हैं पहले इलास्टिक लिमिट पे। भाई ऐसा कहां कहा गया आपको? आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको इलास्टिक लिमिट पे ही आना है। इलास्टिक लिमिट के नीचे, विद इन इलास्टिक लिमिट, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक ये पॉइंट ले लिया। अब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस, दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो जब भी आपको रेजिलियंस पढ़ना है, जब भी आपको क्या पढ़ना है, रेजिलियंस पढ़ना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक लिमिट के नीचे का कोई पॉइंट लेना है। इलास्टिक लिमिट नहीं कह रहा है आपसे ना, आपको यहां नहीं जाना है, E के नीचे का कोई पॉइंट लेना है। और E के नीचे के किसी पॉइंट में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये है एब्जॉर्ब एनर्जी आपका, ये एनर्जी आपकी जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सारा चक्कर पॉइंट का है कि आप पॉइंट कैसे पकड़ते हैं। अब आपने कहा सर ये रेजिलियंस है, तो फिर प्रूफ रेजिलियंस क्या है, आइए समझाते हैं। अब अगर हमने आपसे कहा कि अब देखिए, अब हमने आपसे कहा कि ये बताइए यहां तक, ये इस वाले पॉइंट ये कहां है? E के नीचे है। अब अगर पॉइंट आप E पे ले लीजिए, E मतलब इलास्टिक लिमिट तक कितना एनर्जी स्टोर हुई, अगर आपको वो निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? वो यहां से आपको मिल जाएगा, वो आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए, तो अगर आपको पॉइंट E तक, यानी यहां सीधे यहां निकालना हो, अच्छा ये बताओ ये मैक्सिमम भी होगा ना? इलास्टिक लिमिट में इससे अधिक एनर्जी तो आपको मिलेगी नहीं। जो मैक्सिमम एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक स्टोर हो सकती है वो पॉइंट E तक मिल सकती है। तो अगर पॉइंट E तक आपसे निकालने को कहा जाए, आपसे कहा जाए कि पॉइंट E तक, रेजिलियंस में हमने क्या निकाला? पॉइंट E के नीचे तक। अगर कहा जाए पॉइंट E तक निकालिए, E तक का मतलब क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है। मैक्सिमम एनर्जी इलास्टिक लिमिट के अंदर, मैक्सिमम एनर्जी तो भी और आगे मिल सकती है, लेकिन पॉइंट E तक, इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम एनर्जी की अगर बात करनी है तो E तक लेंगे। अगर हम इसी पॉइंट को E तक लेंगे तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। क्या बोलेंगे? प्रूफ रेजिलियंस। क्या बोलेंगे? प्रूफ रेजिलियंस। तो दिमाग में इस चीजों को क्लियर रखिए कि रेजिलियंस क्या है और प्रूफ रेजिलियंस क्या है। अगर इलास्टिक लिमिट के नीचे किसी पॉइंट तक आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, दैट इज रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट तक कोई पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक अगर एनर्जी स्टोर करके कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज प्रूफ रेजिलियंस। सारा खेल पॉइंट्स का है, सारा खेल किसका है? पॉइंट्स का है। जो पॉइंट्स का खेल समझ गया वो बात समझ गया। आइए जरा हम आपको समझा दें फिर से एक बार, फिर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस समझाते हैं। एक बार हम आपको और क्लियर कर दें, मान लीजिए कोई डाउट आपको फंस ही रहा हो। ऐसे जहां तक मैंने बताया है मुझे उम्मीद है कि इतने से आप समझ गए होंगे। देखिए ये आपका है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मैं ऐसे रफली बना देता हूं ताकि आपको समय बचे आपका। आगे बनाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पॉइंट E तक ही विचार करना है फिलहाल ना। और मान लीजिए ये पॉइंट E है,
ठीक है ना, ये पॉइंट ए है। तो ये बताइए क्या है, बताइए ये क्या है, ये रेजिलियंस है, ये एनर्जी जो है ये रेजिलियंस है कि प्रूफ रेजिलियंस है? आपने कहा सर देखिए जब तक पॉइंट ई के नीचे रहेंगे तब तक क्या होगा, रेजिलियंस। हमने कहा प्रूफ रेजिलियंस कैसे निकालोगे, आपने कहा सर निकल जाएगा। अब मान लो पॉइंट कहां ले लें, मान लो पॉइंट कहां ले लें, मान लो पॉइंट कहां ले लें। अब हम आपसे कहें कि ये वाली एनर्जी बताओ, ये वाली। अब ये जो एनर्जी है बच्चों, जो ये वाली एनर्जी है, ये रेजिलियंस है कि प्रूफ रेजिलियंस है? बताओ भाई, ये रेजिलियंस है कि प्रूफ रेजिलियंस है? तुम लोग कहोगे सर ये प्रूफ रेजिलियंस है। प्रूफ रेजिलियंस से आपका मतलब क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी अप टू पॉइंट ए, अप टू पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पॉइंट के पहले जो मैक्सिमम एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं, इट इज द प्रूफ रेजिलियंस। मैक्सिमम क्यों कहा जा रहा है? मैक्सिमम तो हुआ ना, इलास्टिसिटी पॉइंट के ऊपर तो जा नहीं सकते आप, उसके अंदर ही निकालना है, उसके अंदर तो यही मैक्सिमम होगा। अगर हम यहां ले लें, ये तो मैक्सिमम नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो व्हाइट वाला है बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे व्हाइट वाले को हम रेजिलियंस कह सकते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम हम जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्रूफ रेजिलियंस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रूफ रेजिलियंस कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस अगर समझ में आ गया तो अब आइए समझते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या समझते हैं? रेजिलियंस हो गया, प्रूफ रेजिलियंस हो गया, अब हमें क्या समझना है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। चलिए मान लीजिए कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ले लीजिए। चलो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां पे पॉइंट ई है, यहां पे पॉइंट ई है, और मान लीजिए यहां से हमने इसको स्टोर किया एनर्जी, ठीक है ना। इधर क्या प्लॉटेड है, इधर स्ट्रेस है, इधर क्या प्लॉटेड है, स्ट्रेन है। अब यहां मैंने यहां लिया, जरूरी नहीं कि आप यहीं तक लें, ये बात आप समझ गए हैं ना। जरूरी नहीं है कि आप यहीं तक लें, यहां तक लेंगे तो प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगा, इसके पहले तक लेंगे तो रेजिलियंस कहलाएगा। हम क्या सीखने जा रहे हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अच्छा भाई, अब मुझे बताइए इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, मुझे बताइए अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। त्रिभुज का एरिया ऐसे निकालते नहीं है, यहां तक तो ये सीधे होता है ना लगभग, तो क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही होगा। हाफ लंबगुणित ऊंचाई होता है, तो इधर देखो स्ट्रेन प्लॉटेड है, तो ये इधर आपका स्ट्रेन हो जाएगा, और देखो इधर क्या प्लॉटेड है, स्ट्रेस प्लॉटेड है, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको? आपने कहा नहीं सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एरिया ही क्या होती है, एनर्जी होती है ना। आपने कहा हाँ सर। मुझे एक बात बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी? आपने कहा सर इसकी यूनिट होगी न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती बच्चों, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन की कोई यूनिट होगी नहीं, ये यूनिट लेस है। चलिए, आपने कहा सर ये सब आप निकाल क्यों रहे हैं, क्यों एरिया निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस समझाना चाह रहा हूं, और अगले 2 मिनट में आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस समझ में आ भी जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपने कहा ठीक है सर धैर्य रखते हैं, समझाइए। देखो बच्चों यहाँ पे न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर आया, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर आया, आपने कहा हाँ। ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। अब बताइए ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर अपान मीटर क्यूब। अब बताइए मुझे न्यूटन इंटू मीटर हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एनर्जी। एनर्जी मतलब जूल, और मीटर क्यूब का मतलब क्या बन गया, वॉल्यूम। क्या बन गया, वॉल्यूम।
यानी ये जो टर्म है उसी को तो हमने मैनिपुलेट किया है ना, मीटर से मल्टीप्लाई किया, मीटर से डिवाइड कर दिया है, तो यही वाला टर्म बेसिकली। ये टर्म हमें क्या डिनोट कर रहा है? ये टर्म हमें डिनोट कर रहा है जूल अपॉन मीटर क्यूब के बारे में। क्या डिनोट कर रहा है? जूल अपॉन मीटर क्यूब के बारे में। जहां जूल किसको डिनोट करता है बच्चों? जूल डिनोट करता है एनर्जी को, और मीटर क्यूब किसको डिनोट करता है? वॉल्यूम को। वॉल्यूम को। यानी ये टर्म क्या है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को 1 मान लें, अगर हम वॉल्यूम को क्या करें? 1 मान लें, इसको कितना मान लिया जाए? 1 मीटर क्यूब, तब ये टर्म किसको डिनोट करेगा? तब ये टर्म डिनोट करेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना। बहुत सिंपल है। किसको डिनोट करेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया? हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जब हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सारी परिभाषाएं, तीनों परिभाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप एक समझेंगे तो तीनों समझ जाएंगे, ऐसा कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं है इन परिभाषाओं में। प्रॉब्लम क्या होता है? आप कंफ्यूज रहते हैं। आप मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस को समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं आपको अलग अलग तीनों को समझाने का प्रयास करूं, पहले तो मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स बनाइएगा बढ़िया से। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस, इन सब में अंतर क्या है, तो अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप रेजिलियंस की बात करेंगे, जब आप रेजिलियंस की बात करेंगे तब आप क्या लेंगे? एनर्जी। कहां तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि अप टू नहीं लिखा मैंने ना, अप टू लिख देता तो इलास्टिक लिमिट तक हो जाता। विद इन का मतलब इलास्टिक लिमिट के नीचे, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? रेजिलियंस। अगर हम आपसे कहें व्हाट इज प्रूफ रेजिलियंस, अगर हम आपसे कहें व्हाट इज प्रूफ रेजिलियंस, तो आप क्या कहोगे? एनर्जी। आप क्या कहोगे? एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। यहां पे क्या हो गया बच्चों? अप टू। अप टू से क्या मतलब है आपका? अप टू से मतलब है कि अब हम मैक्सिमम एनर्जी ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। भाई यही तो मैक्सिमम होगा ना। और अगर हम आपसे कहें कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? तो आप क्या बोलेंगे कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कर लीजिए चाहे तो। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी मतलब रेजिलियंस, तो रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो गया? रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम कह लीजिए चाहे इसको कहिए एनर्जी स्टोर्ड, क्या बोलेंगे? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कॉन्सेप्ट है रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस का। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लैरिटी आपको आएगा। अब आइए बात करते हैं टफनेस के बारे में। व्हाट इज टफनेस? देखिए मैं हर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूं किस टर्म्स में? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के टर्म्स में। हर जगह मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को बीच में घुसा रहा हूं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी
जब पढ़ेंगे, जब बताएंगे, चाहे वो मौखिक जवाब देना हो किसी वाइवा में, किसी इंटरव्यू में या कहीं भी, और आपको पढ़ने का नजरिया बदलिए, रटने से काम नहीं चलेगा। आप चीजों को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से समझा रहा हूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से ही समझिए, तभी उसका मजा आएगा। टफनेस क्या होता है? टफनेस भी देखिए एक प्रकार के एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। जैसे रेजिलियंस है वैसे ही टफनेस है। अंतर क्या है? अंतर है कि रेजिलियंस में हम इलास्टिक लिमिट तक बात कर रहे थे, टफनेस में हम फ्रैक्चर पॉइंट तक बात करेंगे। अगर कोई मटेरियल या कोई भी मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक जितनी एनर्जी स्टोर करता है उसे रेजिलियंस कहते हैं, और कोई मटेरियल फ्रैक्चर पॉइंट तक जितनी एनर्जी स्टोर करता है उसे हम टफनेस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना दूं, मैं आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा स्ट्रेस है, ये हमारा स्ट्रेन है। अब आपने टफनेस क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन टफनेस आपको पढ़ना कैसे है? पढ़ना आपको टफनेस इस तरह से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ये पॉइंट O है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, ये E और ये F। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सबको अब तक याद हो जाना चाहिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि टफनेस बताओ। टफनेस एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के नीचे का एरिया। एरिया कहां तक लेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट तक। फ्रैक्चर पॉइंट कहां है बोलो? फ्रैक्चर पॉइंट कहां है बोलो? ये आपका F पॉइंट है, यहां आपका फ्रैक्चर होता है ना, आगे जाके फ्रैक्चर होता है, यहां से तो नेकिंग रीजन होता है, ये तो अल्टीमेट पॉइंट होता है ना। तो ये मैं थोड़ा सा छोटा बन गया डायग्राम, मैं फिर से बना देता हूं, बोर्ड मेरा छोटा पड़ गया। ये आपका स्ट्रेन है। तो यहां तक देखिए, ये जो पूरी एनर्जी स्टोर करी है हम लोगों ने, ये देखिए, ये जो पूरी एनर्जी हमने स्टोर कर ली, ये जो पूरी एनर्जी हमने स्टोर कर ली, दिस इज कॉल्ड टफनेस। आपसे कोई पूछे टफनेस क्या होता है? टफनेस कोई मटेरियल फ्रैक्चर पॉइंट से पहले तक, फ्रैक्चर पॉइंट से पहले तक जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा उसे हम टफनेस कहते हैं। देखिए, इसको यहां नीचे मैंने दिखाया भी है, डायग्राम की सहायता से भी दिखाया होगा आपको। देखिए, टफनेस क्या है? टफनेस कहां तक जाना है आपको? फ्रैक्चर पॉइंट तक। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज नोन एज टफनेस। तो सारा देखिए, आपको टफनेस पता होगा पहले से भी, लेकिन टफनेस को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से जब सीखेंगे तब आप एग्जाम के क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। बड़ी सामान्य सी बात है। टफनेस के बारे में दो बातें आपको और बता रहा हूं। एक बात हमेशा इसको याद रखिएगा, आगे ये चीज आपको और ज्यादा समझ में आएगी। हो सकता है ये बात अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, आगे और ज्यादा आएगी। पहली चीज क्या याद रखेंगे आप? डक्टाइल मटेरियल्स आर मोर टफ देन ब्रिटिल मटेरियल। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं ब्रिटिल मटेरियल की तुलना में। उदाहरण, माइल्ड स्टील, उदाहरण, माइल्ड स्टील इज मोर टफ देन कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील एक कैसा मटेरियल है? एक डक्टाइल मटेरियल है। माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है? एक डक्टाइल मटेरियल है। और कास्ट आयरन कैसा मटेरियल है? एक ब्रिटिल मटेरियल है। तो ये चीज जान लीजिए, ये चीज आप जान लीजिए कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं
वो ज्यादा टफ होते हैं, आर मोर टफ देन ब्रिटिल मटेरियल, वो ब्रिटिल मटेरियल की तुलना में अधिक टफ होते हैं। ये बात अभी मैं आपसे कर रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिए, जान लीजिए, पढ़ लीजिए कि डक्टाइल मटेरियल आर मोर टफ देन ब्रिटिल मटेरियल। आपने कहा सर आप तो कभी कहते नहीं रटने के लिए, अभी आप कह रहे हैं रट लीजिए, आगे समझाऊंगा। आगे क्यों समझाएंगे? आगे इसलिए समझाऊंगा बेटा क्योंकि आगे का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पर डिपेंडेंट है, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटिल मटेरियल पर। अभी आपने डक्टाइल और ब्रिटिल पढ़ा ही नहीं है ना, तो जब तक आपने डक्टाइल और ब्रिटिल पढ़ा नहीं है तब तक हम आपको डक्टाइल और ब्रिटिल मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारा यहां था यही समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटिल मटेरियल इन चीजों की चर्चा करेंगे, और हम जब इन चीजों की चर्चा करेंगे तब आपको और अधिक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटिल मटेरियल में क्यों डक्टाइल मटेरियल क्यों ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू द ब्रिटिल मटेरियल। ये आपको आगे के लेक्चर में समझ में आएगा जब हम डक्टिलिटी और हम ब्रिटिलनेस को और अच्छे से जान लेंगे। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी आज की क्लास में डिस्कस करी हैं, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करना बाकी है, जैसे डक्टिलिटी बाकी है, ब्रिटिलनेस बाकी है, क्रीप बाकी है, क्रीप बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फटीग बाकी है, इंड्योरेंस लिमिट समझाना आपको बाकी है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी जो प्रॉपर्टीज बाकी होंगी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।